हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर सीरीज में आज की इंपॉर्टेंट न्यूज कौन कौन सी है आइए देखते हैं। सबसे पहले तो कुछ न्यूज जो हैं वो तो पुरानी ही रिपीट हो रही है, चाहे वो बेंगलुरु ब्लास्ट केस हो, इसके साथ ही हमने नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस ये सब देखा था, ये सब चीजें रिपीट हो रही है। या फिर वो कॉलेजियन सिस्टम में जो कंट्रोवर्सी हो रही है, स्पेशली गुजरात और तेलंगाना के जो हाई कोर्ट्स हैं, जो वहाँ के जो लॉयर जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कंट्रोवर्सी हो, ये दोनों जो मेन फ्रंट पेज की जो न्यूज है वो वापस से रिपीट हो रही है। हमने कल ही देखा था इन दोनों न्यूज को। ये दोनों न्यूज यदि आपको पढ़नी है तो आप कल का लेक्चर से इसको रिवाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु जो ब्लास्ट केस है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए लगातार चूंकि कॉलेजियन सिस्टम लगातार न्यूज में आ रहा है और इस पर क्वेश्चन मार्क भी लग रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि कॉलेजियन सिस्टम जो है वो अब ऐसा बोलता है कि अब फेल कर रहा है या कुछ कई चीजों के साथ अब इसमें कंट्रोवर्सी भी बढ़ने लगी है। तो इसके जो अल्टरनेट लाया गया था 2014 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें किस तरीके से जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट और हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर के लिए एक पूरा सिस्टम तैयार किया गया था, लेकिन उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए बाद में उसे रद्द कर दिया गया था। वो पूरी कहानी भी हम लोग देख चुके थे, लेकिन कॉलेजियन सिस्टम के लिए जो अल्टरनेट जिसे रिजेक्ट कर दिया था एनजेएसी, ये दोनों अब इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसको हमने कल ही के न्यूज़पेपर में ही देखा था। कुछ पॉलिटिकल न्यूज है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। मोदी वर्सेस कांग्रेस न्यूज। ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो है राजीव गांधी की जो मर्डर करा था, राजीव गांधी का जो केस था, उसके जो कन्विक्ट थे उन्हें रिलीज कर दिया था कुछ टाइम पहले तमिलनाडु के गवर्नर ने। दरअसल अब यहाँ पर आप थोड़ा सा जो लोग जानते नहीं है उनके लिए थोड़ा सा सरप्राइज होगा कि जुडिशियल केस है और इनको रिलीज कर रहा है तमिलनाडु का गवर्नर। दरअसल कुछ जुडिशियल पावर जो है वो हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को भी होती है। जो सेंट्रल लॉज है और जो मार्शल लॉज हैं, इसके अलावा किसी को डेथ पेनल्टी दे दी जाती है तो उस कंडीशन में आर्टिकल 72 ये बोलता है कि आर्टिकल 72 के अंडर हमारे प्रेसिडेंट को जो जुडिशियल कुछ एक्शंस लेने की पावर है। यदि कोई सेंट्रल लॉ है या फिर डेथ पेनल्टी है या फिर कोई मार्शल लॉज है, इन केसेस में यदि किसी कन्विक्ट को या किसी अपराधी को कोई सजा मिलती है तो हमारे प्रेसिडेंट जो है वो उनकी जो भी उनको पनिशमेंट मिला है उसको चेंज कर सकते हैं, उसे खत्म कर सकते हैं या उसे रद्द कर सकते हैं। और ये पूरा जो है वो उस पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास है आर्टिकल 72 में। ये प्रेसिडेंट जो है वो इंडिविजुअल डिसीजंस नहीं लेते हैं। ये अगेन जो हम पढ़ते थे आर्टिकल 74-75 में कि ये जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ये सारे डिसीजन ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी को डेथ पेनल्टी मिली है तो उसके कन्विक्ट को सजा को कम कर दें या रद्द कर दें। आपने निर्भया केस के बारे में सुना होगा कि उसके जो अपराधी थे उनको फांसी की सजा मिली थी, तो उसमें भी प्रेसिडेंट के पास इन्होंने अर्जी लगाई थी उनके वकील ने। आप ये पूरी स्टोरीज देखते हैं, लेकिन वास्तव में ये स्टोरीज नहीं होती है। ये पूरा एक सिस्टमाइज वे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस तरीके से एक सिस्टम क्रिएट करा है उसी को फॉलो करा जाता है कि किस तरीके से निर्भया केस के जो आरोपी थे उनकी आखिरी एक रात पहले तक उनके लिए प्रेसिडेंट के सामने एक अर्जी लगाई गई थी कि इनकी सजा को कम कर दो, इनकी सजा को माफ कर दो, ये नाबालिग थे। ये पूरी कहानी थी, आप लोग सबने देखी होगी पूरा एक स्टोरी, लेकिन वो वाकई में एक स्टोरी नहीं होके वो एक सिस्टमाइज तरीका था कि क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को इन सेक्टर्स में पावर दी गई है, इन सेक्टर्स में जुडिशियल पावर है कि वे जो भी अपराधी हैं उनकी सजा को चेंज कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। इसी तरीके से ये तो हो गई सेंट्रल लॉ की बात। यदि कोई स्टेट लॉ है और उस स्टेट लॉ के वोलेशन के लिए किसी पर्सन को पनिशमेंट मिला है, चाहे वो डेथ पेनल्टी हो या लाइफ इम्प्रिजमेंट हो या फिर 5 साल की सजा, 10 साल की सजा, कुछ भी हो, तो यदि उसमें जुडिशरी ने हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसने भी डिसीजन दिया है उसके डिसीजन को चेंज करने की पावर जो है वो आपके गवर्नर के पास है। यदि उस जो भी अपराधी है उसको सजा मिली है वो आपके स्टेट लॉ के वायलेशन के लिए मिली है। अगेन गवर्नर भी जो है, जो स्टेट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी एडवाइस पर काम करते हैं। तो इस तरीके से राजीव गांधी जो केस था उसमें कन्विक्स जो थे उनको रिलीज कर दिया गया था। अब उसके अगेंस्ट पीआईएल दाखिल करी है कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में। ये पूरी कहानी थी। आगे बढ़ते हैं। तो आप ये यहां पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल गई है तो आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि जो डिसीजन जो गवर्नर और प्रेसिडेंट लेते हैं, जो जुडिशियल डिसीजन, उन्हें उनको वो भी जुडिशियल रिव्यू में आते हैं, उन्हें भी चैलेंज करा जा सकता है। पीआईएल के थ्रू उनका भी जुडिशियल रिव्यू कराया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट आर सॉल्यूशन फॉर लैंडफिल। यदि आपने दिल्ली विजिट करा है तो स्पेशली जो दिल्ली का आउटर एरिया है वहां पर आपको कुछ इस तरीके के पहाड़ मिलेंगे। ये पहाड़ नेचुरल वो है, आपके रॉक्स वाले पठार नहीं होते। ये पठार होते हैं आपके कचरे के, ये पठार होते हैं आपके वेस्ट के, वेस्ट माउंटेन्स जिसे बोलते हैं। दिल्ली के कई जो आउटर एरिया है वहां पर जितना भी वेस्ट जो दिल्ली सिटी से जनरेट होता है उसे वहां के आउटर एरिया में डाल दिया जाता है, और इस तरीके से इतना वेस्ट जनरेट होता है कि अब आउटर एरिया में इस वेस्ट के पहाड़ माउंटेन्स बन गए हैं। अब ये कहने को तो लैंडफिल है, लेकिन लैंडफिल अब जो है वो माउंटेन में चेंज होने लग गए हैं। ये हमारे वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका नहीं है। ये एनवायरमेंट के एंगल से भी देखें तो भी ठीक नहीं है। एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड नहीं है हमारे वेस्ट डिस्पोजल का। इसके लिए इससे अच्छा मेथड है कि इस वेस्ट को इस तरीके से किसी जमीन पर ऐसे खुले में डालने से अच्छा है कि इसको यूज कर लिया जाए। यदि आप खुले में वेस्ट डालोगे इस तरीके से है पर वेस्ट के माउंटेन तैयार होंगे तो ये आसपास के एरिया में जो है वो अनहेल्दी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, चाहे वो स्मेल की बात हो, चाहे वो कई सारे डिजीज की बात हो। इस तरीके से जो स्पेशली जो इनका जो नियर बाय एरिया है वो काफी ज्यादा अनहेल्दी एनवायरनमेंट का एक हॉटस्पॉट बन जाता है। इस तरीके से वेस्ट को डालने से तो कहीं अच्छा है कि हम उसका यूज कर लें। अब यूज करने का एक तरीका होता है वेस्ट को, कि वेस्ट को आप एनर्जी में कन्वर्ट करें दे। दरअसल इसके लिए भी कई सारे प्लांट्स होते हैं, कई सारी टेक्निक्स इसमें यूज करते हैं, चाहे वो इंसिनरेशन टेक्निक हो या फिर और कोई टेक्निक हो, या वो थर्मोलाइसिस टेक्निक हो। इस तरीके से कई सारे टेक्निक का यूज करके आप जो वेस्ट होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स के लिए दिल्ली गवर्नमेंट अभी कमिटेड है कि हम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाएंगे। हमने कल आपको क्लाइमेट चेंज, ट्रिपल प्लेनेटरी चेंजेस के बारे में बात करी थी, जिसमें पोल्यूशन को भी मैंने आपको एक चैलेंज बताया था, और ये पोल्यूशन का ही है। ये सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन ही है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की लैक ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से एक पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, वो उसी का एक एग्जांपल है। उसी पोल्यूशन से निपटने के लिए अब कई सारे एनर्जी प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। अभी ये पायलट बेसिस पर, एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर कई लिमिटेड जगह पर ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो ये आपको लगातार कई सिटीज में देखने को मिलेगा, स्पेशली उन सिटीज में जहां पर जो वेस्ट जनरेशन है वो काफी ज्यादा बल्क अमाउंट में होता है। आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स की न्यूज में आज पॉलिटिकल न्यूज है थोड़ी, तो वो हमारे एंगल से इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑलिव रिडले टर्टल्स की जब भी चर्चा होती है, ऑलिव रिडले टर्टल्स की बात करें तो एक तो ये सी टर्टल्स है। सी टर्टल्स मतलब ये समुद्र में रहते हैं आपके, जो हमारा जो बे ऑफ बंगाल वाला इलाका है वहां पर ये ऑलिव रिडले टर्टल्स देखने को मिलते हैं। जब भी आप ऑलिव रिडले टर्टल्स की बात आती है तो एक जगह का नाम सबसे ज्यादा न्यूज में रहता है, वो है आता आपका गहीर माथा वाइल्ड सेंचुरी। गहीर माथा जो है वो आपकी एक कोस्टल सेंचुरी है, और गहीर माथा आपसे पूछ ले कि गहीर माथा जो है वो कहां पर है, ओडिशा में। और गहीर माथा जो है वो काई के लिए फेमस है, तो ये जो ऑलिव रिडले सी टर्टल्स है उनके लिए एक नेस्टिंग साइट्स है। दरअसल अब टर्टल्स है तो ये तो ऑब्वियसली बात है, सी टर्टल्स है तो ये तो समुद्र में रहेंगे, तो ये लैंड पर करने के आते हैं। दरअसल ये नेस्टिंग साइट है, इनको जब भी अपने एग्स वगैरह देने होते हैं तो ये अब पानी में तो एग्स देंगे नहीं, उसके लिए इनको कोई कोस्टल रीजन में ही कोई जगह चाहिए। तो ओडिशा का जो ये कोस्ट है वहां पर एक गहीर माथा जो वाला जो इलाका है, गहीर माथा सेंचुरी, वहां पर कई सारे बल्क लेवल पर कई सारे ऑलिव रिडले टर्टल्स आते हैं उनकी नेस्टिंग के लिए, अपने एग्स वगैरह देने के लिए। तो आपसे पूछ ले कि गहीर माथा काई के लिए फेमस है, तो गहीर माथा जो है वो ऑलिव रिडले सी टर्टल्स के लिए जाना जाता है, और ये ओडिशा में है। आगे बढ़ते हैं। अब हीरोइन सीज कर ली गई। हीरोइन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, स्मैक्स वगैरह। भारत जोड़ो यात्रा,
अगेन पॉलिटिकल न्यूज है, इसी पॉलिटिकल न्यूज, ये पॉलिटिकल न्यूज, ये पॉलिटिकल न्यूज, अगेन पॉलिटिकल न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज, और इसी के बीच में छुपी हुई है हमारे एग्जाम की न्यूज। इसरो ने अभी अपना 200 जो है वो साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करा है। इसरो टू अटेम्प्ट 200 सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ साउंडिंग रॉकेट इन ए रो। इसरो हमने सैटेलाइट देखी थी, लॉन्चिंग व्हीकल देखे थे, साउंडिंग रॉकेट देखे थे। अब आपसे यदि मैं पूछूं कि रोहिणी RH-200 है क्या, रोहिणी RH-200 है क्या, तो ये रोहिणी RH-200 ही जो है वो इसरो द्वारा लॉन्च एक साउंडिंग रॉकेट है, साउंडिंग रॉकेट है इसरो के द्वारा। इसका कोई पर्टिकुलर नेम दे रखा है और वो है रोहिणी RH, और चूंकि ये 200 नंबर का है तो इसे 200 नंबर पीछे दे रखा है। तो आपसे पूछ देगा सीधे सीधे एग्जाम में कि हाल ही में रोहिणी RH-200 क्या है, क्या ये सैटेलाइट है कि साउंडिंग रॉकेट है कि लॉन्चिंग व्हीकल है कि क्या सबमरीन है कि क्या कोई आपका ड्रोन का नाम है। इस तरीके से कई सारे कुछ ऐसे ऑप्शन देगा जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको रोहिणी RH-200 ड्रोन भी लग सकता है, आपको एयरक्राफ्ट भी लग सकता है, सबमरीन का नाम भी लग सकता है, किसी बुलेट्स का नाम भी लग सकता है, किसी डिफेंस वेपन का नाम दे देगा। इस तरीके से आपसे यदि पूछे रोहिणी RH-200 क्या है, ये हमारा साउंडिंग रॉकेट है, और ये साउंडिंग रॉकेट किसने लॉन्च करा है ये भी ध्यान रखेगा, इसरो ने लॉन्च करा है। आपसे ये भी पूछ देगा कि इसरो ने लॉन्च करा है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च करा है कि नासा ने लॉन्च करा है। क्योंकि नाम से रोहिणी है तो आप थोड़ा बहुत इसका तो आइडिया लगा सकते हैं कि इसरो ने ही लॉन्च करा होगा। आगे बढ़ते हैं। एडिटोरियल्स में जो इंपॉर्टेंट है वो अगेन कुछ चीजें कल वाले एडिटोरियल्स को रिपीट करा है। फॉर एग्जांपल आपका एक तो है न्यू डाटा प्रोटेक्शन बिल, लगातार लास्ट दो लेक्चर से हम इसको लगातार पढ़ रहे हैं। कृष्णा कमेटी हो या डाटा प्रोटेक्शन बिल है, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 जिसे वापस से विड्रॉ कर लिया था अभी थोड़े 2-3 महीने पहले, वापस से नए सिरे से लाया जा रहा है। अब हाउ डिफरेंट इज द न्यू डाटा प्रोटेक्शन बिल। अब यदि किसी को यही नहीं पता कि क्या पहले भी ऐसा बिल आया था, क्योंकि ऐसा न्यूज़पेपर तो लिख के देगा नहीं कि आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इसके पहले भी एक बिल आ गया था। इस तरीके की क्लासेस में यही समझाया जाता है कि एक पहले भी बिल आया था, उसमें कई सारे लूप होल्स थे, उसको दूर करने के लिए एक नया बिल आया है। तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ डिफरेंट तो होगा ही सही। अब ये कितना डिफरेंट है इसमें, ये हम तब जानना ज्यादा बेटर होता है जब ये बिल एक्ट बन जाता है। क्योंकि अभी बिल है, अभी पब्लिक डोमेन में है, कल ही बात करी थी, अभी ये ड्राफ्ट है तो अभी पब्लिक डोमेन में है, तो इसको अभी कई सारे चेंजेस हम देख सकते हैं। और पार्लियामेंट की जो उसमें सेशंस हो गए उसमें भी कई सारे चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अभी कितने चेंजेस होते हैं और फाइनल पता चलेगा कि अभी जो डाटा प्रोटेक्शन बिल आपको दिख रहा है एक्चुअल में ये होगा कि नहीं होगा। अभी कमिट करना ज्यादा ठीक नहीं है, अभी चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो भी चेंजेस होंगे उसके बाद देखेंगे। ये लगातार अगले 2-3 महीने तक लगातार आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइवेसी एक लगातार इशू है। राइट टू प्राइवेसी भले हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है। आर्टिकल 21 जो है, आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट बताया था हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद से ही ऐसे मेजरमेंट्स लिए जा रहे हैं किस तरीके से हमारे जो डाटा है, स्पेशली पर्सनल डाटा, इसके अलावा हमारा कम्युनिटीज का जो पब्लिक डाटा है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करा जा सके। उसके लिए हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो लगातार काम कर रही है। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका इलेक्टोरल बोर्ड पर है, क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो पॉलिटिकल फंडिंग लगातार न्यूज में रहती है कि किसने किसको कितना दिया, किस पार्टी को कितना मिला। हमारे लिए पॉलिटिकल फंडिंग किस पार्टी को ज्यादा मिल रही है, किस पार्टी को कम मिल रही है, किसको कितना मिला, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपका इलेक्टोरल बोर्ड। ये हमारा पॉलिटिकल फंडिंग की एक न्यू जनरेशन बोल सकते हैं कि नए सिरे से या नए तरीके से अब पॉलिटिकल फंडिंग होने लगी है। पहले की तरह नहीं है कि 500 की 1000 की एक रिसिप्ट काट दी, उस पर आगे पार्टी के मोहर लगा के उस पर रिसिप्ट काट दी। वो तरीके जिसमें काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी, उन सबको दूर करके एक कुछ ऐसे नए इनोवेशंस लाए जा रहे हैं पॉलिटिकल फंडिंग में है, इलेक्शंस कराने में, ताकि हमारे जो इलेक्शंस हैं वो काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो सके। और स्पेशली जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको भी हमको पता चल सके, हर पॉलिटिकल पार्टीज की
अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी ये क्रिएट करी जा सके। इसी इन्वायरमेंट में हमने इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी लगातार 2 से 3 बार हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी लगातार न्यूज में है। स्पेशली अभी गुजरात और हिमाचल प्रदेश के जो इलेक्शन चल रहे हैं उसकी वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स और पॉलिटिकल फंडिंग का इश्यू लगातार आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिल रहा है। यदि हम इसको रिवाइज करें तो हमने पहले भी डिस्कस करा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब है आपके जो पॉलिटिकल पार्टीज जो भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उस पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड लेने के लिए एलिजिबल है। और ये एलिजिबल जो भी हर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ओनली रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो आपके पॉलिटिकल फंडिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पॉलिटिकल फंडिंग लेने के लिए एलिजिबल है। और जो दूसरी पार्टीज हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए जो ट्रेडिशनल मेथड है वही वो फॉलो करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो उसे जारी जो है वो केवल और केवल एक बैंक करता है, वो भी एसबीआई, और एसबीआई की भी कुछ चुनिंदा ब्रांचेस। ये एसबीआई का रोज का ठेका नहीं है कि रोज एक काउंटर लगा के बैठ जाए, आ जाओ इलेक्टोरल बॉन्ड ले जाओ। ये रोज काउंटर नहीं लगाते हैं, ये हर क्वार्टर में एक बार, यानी जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, इस हर क्वार्टर में एक बार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में हर क्वार्टर में 10 दिन के लिए 10 डेज इन ईच क्वार्टर में ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करते हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ये सामने वाले से नहीं पूछते कि भाई 500 का काटूं रसीद या 1000 की काटूं कि 5000 की काटूं। इनके पास केवल 5 ही तरीके की जो बास्केट है जिसमें ये पॉलिटिकल बॉन्ड इशू करते हैं। या तो आप 1000 रुपए की पॉलिटिकल फंडिंग कर दो, या फिर 10,000 की कर दो, या फिर 1 लाख की कर दो, या 10 लाख की कर दो। वो ज्यादा ही पैसा हो रहा है वो 1 करोड़ तक की कर सकते हो। अब किसी को 5 करोड़ की पॉलिटिकल फंडिंग करनी है, किसी XYZ किसी पार्टी को, तो बोल देगा तू 1 करोड़ के 5 बॉन्ड ले ले। इस तरीके से पॉलिटिकल फंडिंग होती है। इससे हमें पता चलेगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, स्पेशली जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको किस तरीके से, जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो ऑब्वियसली बात है रजिस्टर्ड ही हैं, तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड लेने के लिए एलिजिबल भी हैं, तो उनको किस तरीके से फंडिंग मिल रही है, इस तरीके, ताकि हम जब इलेक्शंस में हम लोग जाते हैं तो हमें काफी, हमारी भी एक पिक्चर क्लियर हो सके, वोटर्स की भी एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके। इस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड जो था वो हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। मोरबी ब्रिज पर एक मोरबी ब्रिज कोलैप्स जो है ये इंडिया में लगातार न्यूज में है। मोरबी ब्रिज कोलैप्स, गुजरात में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 100 से ज्यादा लोग, अराउंड 150 लोग की डेथ हो गई, कई सारे लोग इसमें इंजर्ड हो गए। मोरबी ब्रिज कहाँ है? गुजरात में है, सबको पता है। लगातार न्यूज देखने को मिल रहा है कि गुजरात में एक ब्रिज कोलैप्स हो गया, गुजरात में ब्रिज कोलैप्स हो गया। तो ब्रिज का नाम क्या है? मोरबी ब्रिज कोलैप्स। आपसे ये पूछ देगा, यदि आप वो डी क्लास या सी क्लास का एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे पूछ देगा कि हाल ही में मोरबी ब्रिज कोलैप्स हुआ था, मोरबी ब्रिज न्यूज में था, वो कौन से स्टेट में है? तो वो है आपका गुजरात में। लेकिन आप एक स्टैंडर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो आप ये उम्मीद करिए, आपसे ये नहीं पूछेगा कि मोरबी ब्रिज कहाँ है गुजरात में, आपसे ये जरूर पूछ लेगा कि मोरबी ब्रिज का रिलेशन कौन सी रिवर से है। तो मोरबी ब्रिज का जो रिलेशन है वो है आपके मच्छू रिवर से। मच्छू रिवर पर एक ये मोरबी ब्रिज था जो कि कोलैप्स हुआ। अब मच्छू रिवर, अब आप और ज्यादा ए क्लास एग्जाम दे रहे हैं या बी क्लास एग्जाम जो है काफी और अच्छा स्टैंडर्ड एग्जाम है, तो आपसे मोरबी ब्रिज पूछेगा ही नहीं, आपसे पूछेगा सीधे सीधे मच्छू रिवर। मच्छू रिवर की बात करें तो मच्छू रिवर जो है वो गुजरात की एक रिवर है जो कि आपके मांडव हिल से निकलती है। मांडव हिल से निकलने वाली ये रिवर जो है रन ऑफ कच्छ, मांडव हिल से निकलती है और रन ऑफ कच्छ में जाके मिल जाती है। यानी इसका सोर्स जो है वो मांडव हिल से और इसका जो माउथ है वो रन ऑफ कच्छ है। ये 130 किलोमीटर की ये एक रिवर है। इसी रिवर पर, इस 130 किलोमीटर की इस मच्छू रिवर पर भी एक मोरबी ब्रिज था जो कि कोलैप्स हुआ। तो आप अब तक ये जानते होंगे कि मोरबी ब्रिज गुजरात में है, लेकिन इससे कई, इस जो पिक्चर आपको दिख रही है उसके पीछे भी कई सारी चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कि मोरबी ब्रिज जो है वो मच्छू रिवर पर था। मच्छू रिवर 130 किलोमीटर की ये रिवर केवल गुजरात की ये रिवर है, ये इंटर स्टेट रिवर रही है, ये केवल और केवल गुजरात में इसका फ्लो है। मांडव हिल से निकलती है, रन ऑफ कच्छ में जाके इसका माउथ है। ये इंपॉर्टेंट जो था मोरबी ब्रिज कोलैप्स वो हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं।
अ फादर किल्स डेली वुमेन, रिटायर्ड नेवी मैन किल्ड डेड बाय वाइफ एंड सन। ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए, इतना इंपॉर्टेंट क्या, इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यूएई के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया की विजिट पर आने वाले हैं। अब उसमें मिलेंगे हमारे फॉरेन मिनिस्टर से, क्या क्या डिस्कस होता है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन एक बार इनकी मीटिंग तो हो जाए। आगे बढ़ते हैं। हमने कल ही बात करी थी तमिल काशी तमिल संगम होने वाला है और वही आज हो गया। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमने आपसे बोला भी था कि अभी काशी में एक संगम ऑर्गेनाइज हुआ था, वो किस कम्युनिटी के लिए हुआ था, वो तमिल कम्युनिटी के लिए हुआ था। इतना सा ध्यान रखेगा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि काशी तमिल संगम का यूज करा गया है। और जब भी संगम का यूज करते हैं तो एक संगम लिटरेचर काफी ज्यादा, जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो उसमें संगम लिटरेचर, संगम हिस्ट्री, संगम पीरियड ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से जो वर्ड होते हैं जो पेपर बनाने वाले के दिमाग में भी क्लिक करते हैं कि संगम लगातार न्यूज में आ रहा है। और काशी तमिल संगम, और संगम जो लिटरेचर है, संगम जो हिस्ट्री है वो तमिल कम्युनिटी से ही जुड़ी हुई है, इसलिए नाम भी सही रखा है संगम। चाहे तो यहाँ पर काशी तमिल मीट भी कर सकते थे, लेकिन संगम इसीलिए रखते हैं क्योंकि जो संगम हिस्ट्री है, संगम पीरियड जो है वो तमिल कम्युनिटी से ही जुड़ता है। और स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में संगम पीरियड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए जब भी आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ें या स्पेशली जो मेडिवल हिस्ट्री है उसमें अब संगम लिटरेचर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इस इवेंट के बाद। आगे बढ़ते हैं। भारत जोड़ो यात्रा पर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। मैनपुरी बाईपोल्स हो रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं। अभी हम एक तरफ पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, डाटा प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, स्पेशली पर्सनल डाटा की। और किस तरीके से इधर देखिए, हम बोल रहे थे कि हम एक नई जनरेशन में है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पेंशनर्स का डाटा जो है वो डिजिटलाइज कर रही है, उन्हें डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर रही है। और लगभग 25 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स रिसीव डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। अब किसी को आपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दिया किसी पेंशनर्स को, तो आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो उसकी जो आपने पर्सनल डाटा लिया है, चाहे वो फिंगरप्रिंट हो या भी और भी कुछ पर्सनल डाटा हो, तो उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की बन जाती है। और इस तरीके से कई सारे मेजरमेंट्स लगातार गवर्नमेंट ले रही है। चाहे वो आपका आधार का डाटा हो, वो लगातार सब जगह सर्कुलेट होता है। आप एक एग्जांपल देख लीजिए, डिजिटल डाटा सर्टिफिकेट है पेंशनर्स का, लगभग 25 लाख लोगों का आपके पास डाटा है। इन सब डाटा को सेव करने के लिए, इन सब डाटा की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए ही डाटा प्रोटेक्शन बिल लाया जा रहा है। इसीलिए वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसीलिए न्यूज़पेपर्स भी इसको लगातार कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि आपसे मैं पूछूं कि अभी वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील हुई है वो किन किन कंट्रीज के बीच हुई है, तो आपके लिए कंफ्यूजन होगा, लेकिन जब तक आपने पढ़ा नहीं है। तो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील, अब कतर से गैस की सप्लाई होगी चाइना तक। तो यदि आपसे लगातार पूछ देगा एक पेयर बना के, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए कतर इंडिया, क्योंकि इंडिया और कतर के रिलेशन हमने कल ही देखे थे। सेकंड कतर और चाइना, ऑप्शन सी यूएई और चाइना, ऑप्शन डी सऊदी अरब और इंडिया। चारों ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें आप लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डी, आपके लिए यहां पर मैं जापान भी कर दूं एक, तो आप डिस्टेंस भी मेजर नहीं कर पाएंगे एक्चुअल में कि हाँ सऊदी से इंडिया की डिस्टेंस ज्यादा है कम है। इस तरीके से मैथमेटिकल इनपुट्स लगाकर भी आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे यदि ये जो ऑप्शन है काफी ज्यादा क्लोज दे दे। तो आप इतना ध्यान रखेगा, अभी एक गैस सप्लाई डील साइन हुई है कतर और चाइना के बीच। ये यदि आगे इस पर काम होता है तो ये वर्ल्ड की सबसे लंबी गैस सप्लाई एक डील होगी या गैस सप्लाई रूट होगा। और ये किन किन कंट्रीज के बीच साइन हुई है, कतर और चाइना के बीच। कतर की कैपिटल दोहा है, इसके बारे में हमने कल ही देखा था, क्योंकि हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी अभी वहीं पर है, वहां पर एक फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जावा आइसलैंड पर एक अर्थक्वेक देखने को मिला है। दरअसल अर्थक्वेक कुछ नहीं है, आपकी जो इनसाइड ऑफ अर्थ है उस इनसाइड ऑफ अर्थ में काफी ज्यादा एनर्जी होती है। आप लगातार यदि आप सरफेस से नीचे जाते हैं लिथोस्फीयर या फिर और भी कहीं इससे भी नीचे जाते हैं मेसोस्फीयर में, तो वहां पर जो है
टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, वहां पर काफी ज्यादा एनर्जी होती है। आप धरती के अंदर इनसाइड में जो एनर्जी होती है, यदि वो सडनली रिलीज होती है तो ये जो रिलीज होती है वो सेस्मिक वेव के टर्म में होती है, और यही सेस्मिक वेव जो है वो आपकी अर्थक्वेक, जब ये सरफेस पर आती है तो ये आपके उसकी वजह से सरफेस पर काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, और यही डिस्टर्बेंस आपका अर्थक्वेक कहलाता है। तो अर्थक्वेक कुछ नहीं है, इनसाइड ऑफ अर्थ से निकली हुई एक सेस्मिक वेव है, और ये सेस्मिक वेव की वजह से अर्थ के सरफेस पे जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है वही अर्थक्वेक कहलाता है। अब ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है आपका इंडोनेशिया का, और इंडोनेशिया में लगातार अर्थक्वेक देखने को मिलता है। इंडिया में भी कई सारे अर्थक्वेक प्रोन एरिया हैं, स्पेशली आपका वेस्टर्न घाट हो गया, ये सारे स्पेशली अंडमान निकोबार हो गए, कहीं आपको देखने को मिलता है अर्थक्वेक प्रोन एरिया में। इंडोनेशिया में अभी अर्थक्वेक देखने को मिला है कल, और इंडोनेशिया में कहां पर हुआ है, तो ये आपके जावा आइलैंड में भी हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जावा आइलैंड अभी अर्थक्वेक देखने को मिला है। इंडोनेशिया में भी जावा आइलैंड, और जावा आइलैंड में भी आपके क्यानजुर में आपके एक अर्थक्वेक देखने को मिला है, जिसमें चूंकि नंबर ऑफ डेथ्स काफी ज्यादा है, 150 प्लस है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कितने मैग्नीट्यूड का है ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये हो जाता है कि अभी हाल ही में क्योंझुर न्यूज में था, ये इसका रिलेशन किस कंट्री से है, या क्योंझुर न्यूज में क्यों था, क्या यहाँ पर वोल्केनो देखने को मिला था, क्या यहाँ पर अर्थक्वेक आया, क्या यहाँ पर एवलांच आया, या कौन सा डिजास्टर आया, ये भी पूछ देगा। एक तो क्योंझुर याद रखेगा, एक जावा आइलैंड याद रखेगा, इन दोनों का रिलेशन इंडोनेशिया से है। हाल ही में यहाँ पर एक अर्थक्वेक आया था, उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। बजट आने वाले हैं, 1 फरवरी को बजट आएगा, तो अब उसकी तैयारियां स्टार्ट कर दी गई है। इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्रियल जो लोग हैं उनको ये बोला है कि ग्लोबल स्लोडाउन है, इसलिए चूंकि इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो इंडस्ट्रीज ने जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उससे रिक्वेस्ट करी है कि बजट में कुछ ऐसे मेजरमेंट्स लिए जाएं कि हम खुद अपने नेशनल लेवल पर एक अच्छी डिमांड क्रिएट करी जा सके, ताकि इंडस्ट्रीज के लिए भी अच्छा हो, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर अभी स्लोडाउन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो ट्रेड है वो पूरा इफेक्ट कर रहा है। इसलिए कुछ ऐसे मेजरमेंट्स लिए जाएं। अब कैसे मेजरमेंट्स ले सकती है, फॉर एग्जांपल सीमेंट इंडस्ट्री है तो सीमेंट पे जीएसटी कम कर दे, या फिर जीएसटी नहीं तो आपके इनकम टैक्स में कुछ रिलीफ दे दे। फॉर एग्जांपल आप यदि होम लोन्स लेते हैं, तो जितने आप होम लोन रहे 1.5 लाख 2 लाख, तो वो आपके टैक्स एग्जम्पशन में आ जाए। कुछ इस तरीके से मेजरमेंट्स ले लिए जाएं कि जो पब्लिक है वो इन्वेस्ट करने के लिए सोचे नहीं, या फिर पब्लिक इन्वेस्ट करने के मूड में आए, या पब्लिक ट्रेड करने के मूड में आए, ताकि इंडस्ट्रीज के लिए भी एक डिमांड सिचुएशन क्रिएट करी जा सके। ये इन्होंने रिक्वेस्ट करी है। अब हमारी जीडीपी ग्रोथ लगभग 7% होगा। लगातार देखते हैं कि ये लगातार आपको हर दूसरे तीसरे दिन देखने को मिलेगा, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थोक भाव में बाजार में है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या S&P मूडीज जैसे इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो। आगे बढ़ते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है आपके सॉवरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर। हम अब तक तो आपने देखा होगा कि पब्लिक जो है हम इन्वेस्ट करते थे वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता था, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट ये भी होता है, वो है आपका सॉवरेन इन्वेस्टमेंट, या फिर यूं बोलें सॉवरेन वेल्थ फंड। जो स्टेट ओवन फंड होता है या स्टेट ओवर इन्वेस्टमेंट होते हैं, वो सॉवरेन वेल्थ फंड कहलाते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा तो ये पूछेगा कि सोवरेन वेल्थ फंड होता क्या है, तो सोवरेन इन्वेस्टर्स होते कौन है, सोवरेन वेल्थ फंड होता क्या है, सोशल वेल्थ फंड होता क्या है। तो ऐसे फंड या ऐसे इन्वेस्टमेंट जो स्टेट ओवन होते हैं। इस तरीके से क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो आज हमने देख लिया। मैंगलुरु ब्लास्ट हो या कोलेजियम सिस्टम हो, कुछ चीजें रिपीट हुई थी और कुछ नई नई चीजें देखने को मिली, चाहे वो रोहिणी RH-200 हो या फिर आपका राजीव गांधी जो केस के जो कन्विक्ट्स हैं उनको रिलीज करने को लेकर जो क्या प्रोसेस है, वो सारी बातें थी। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन, इलेक्टोरल बॉन्ड लगातार न्यूज में है, एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन कृष्णा कमेटी हो गई, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों को आज हमने देखा। थैंक यू वेरी मच।